हेलो दोस्तों, जय एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, हमने बेसिक चीज़ें थोड़ा सा जाना है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल कैसे याद करेंगे, है ना। कौन सा टेबल? तो साइन कॉस टेन कॉट, इसका जो वैल्यू होता है उसको हम कैसे याद करेंगे। तो बहुत ही बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 2-3 ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही आपको पसंद आएगा। और एक बार से 2 बार आप अगर देखते हो सही से तो आपको पूरे वैल्यू जो है बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अगर बेस से हम थोड़ा सा जाने तो इसमें हमने बताया था ट्रिगोन और मेट्री, है ना। यानी ये जो ग्रीक भाषा है इसके 3 शब्द से लेके बना हुआ है ना। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से लेके बना हुआ है, ट्रिगोन और मेट्री। ट्री का मतलब होता है, यहाँ पे आपको बताया हुआ था मैंने, 3, है ना। ट्री मतलब 3 और गॉन, यहाँ पे ट्रिगोन और मेट्री, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री मेजर, इस तरीके से, यानी 3 भुजाओं की माप, है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का हम मतलब क्या हुआ, 3 भुजाओं की माप। अब देखो यहाँ पे मैं सपोज करो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते क्यों है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम यहाँ पे समझो इस चीज़ को, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिल्ली में चला गया, दिल्ली के किसी कुतुब मीनार के पास चला गया, ठीक है। और वहाँ पे जाके मैं खड़ा हो गया। अब यहाँ से मान लो ये रही कुतुब मीनार, है ना, ये खड़ी है कुतुब मीनार, ठीक है। इस तरीके से ये कुतुब मीनार खड़ी है, ठीक है। हमको क्या करना है, कुतुब मीनार की क्या करनी है, हाइट पता करनी है। क्या करनी है, हाइट पता करनी है, ठीक है। और ये रही हमारी आँख, यहाँ से मैं खड़े होकर उसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं खड़े होकर इसको देख रहा हूँ, तो मैं इजी से क्या कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, हम मैथमेटिक्स का यूज करके इसकी हाइट को पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मान लो मैं, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो इससे इसकी दूरी, है ना, और यहाँ से इसकी ऊंचाई को मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से पता कर सकता हूँ। अब सपोज करो मैं यहाँ पे आज किसी छत पे चढ़ गया, ठीक है, किसी छत पे हूँ मैं, हैं। वहाँ से मुझे ये सड़क पे जो आदमी खड़ा है, या फूल बगीचे में कोई फूल यहाँ पे रखा हुआ है, हमको इसके और इसके बीच की दूरी पता करनी है ना। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मेरा जो है हाइट बताती है ना, हाइट के अंतर्गत आता है। और ये डिस्टेंस, यानी हाइट और डिस्टेंस बताता है, ऊंचाई और दूरी बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, यानी हाइट बताने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और डिस्टेंस बताने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि चलो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे क्या है, नदी है, और नदी के इस पार क्या है, कोई गमला रखा हुआ है, कोई चीज़ रखा हुआ है। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नदी के इस साइड क्या है, फूल का बगीचा है, वहाँ पे एक गमला रखा हुआ है। तो मैं इसकी दूरी नापना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस दूरी नापने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया था, कुतुब मीनार को नापने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और इसकी ऊंचाई को नापने के लिए मैंने क्या किया था, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। किसका यूज किया था, ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमने बताया था इसके 6 अंग होते हैं, है ना। तो जैसे हमारे शरीर के जो 6 अंग हैं, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं हमने उसका कुछ नाम पता होता है ना। हमारे जितने भी शरीर के जितने भी पार्ट है उसके बारे में हमको फुल जानकारी होती है कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो इसके भी क्या है, 6 अंग है। कैसे हैं, तो 3 इंटीरियर हुआ, 3 एक्सटीरियर हुआ, है ना। 3 इसके अंतर्गत हुए, यानी 3 एंगल बन गए, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, है ना। और 3 साइड्स बन गए, यानी 3 कोण बन गए और 3 भुजाएं बन गए, ठीक है। तो 6 हो गए, 6 अंग हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितने बन गए, 90 डिग्री बन गए, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये जितने भी ये एंगल आप देख रहे हो ये क्या है, आप देखने से पता चलेगा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि ठीक है, कोई अगर यहाँ पे कोई अगर त्रिभुज अगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो क्या वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल इफ नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो BC आधार पे हम AD क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, ठीक है।
और इसको अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि BC आधार पे एक AD लंब खींच दिया, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इस साइड भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस दोनों का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको कि ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें हमने कर दिया एक का, यहाँ पे देखो ABC इस तरीके से मैंने नाम में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, C को यहाँ पे C एंगल लेके यहाँ पे क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने थीटा। ठीक है, अभी मैं यहाँ हूँ, आप ये समझना, यहाँ पे मैंने थीटा रखा तो मैं कहाँ हूँ, मैंने बताया था इसको मुखिया बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये हो गया थीटा, यानी इसके एंगल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मैंने नाम रख दिया थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है ना, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक का मतलब जैसे पाई 16वां अक्षर मैंने बताया तो 16वां वर्ड है, इसी तरीके से ये जो थीटा है ये हमारा 8वां वर्ड है। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेटिक नंबर का है ना, तो इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पाई यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको हेड बना दिया। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो देखो जब भी मैं यहाँ से अगर किसी चीज़ को देखूँगा तो इसके अपोजिट साइड कौन हुए, तो ये जो हमारा जो कुतुब मीनार है ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम जो इंडिया में है इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं परपेंडिकुलर, बट और सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में इसको क्या बोलते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल किसके, तो ए। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, है ना। साइड किसके अपोजिट है, तो एंगल सी के है ना, किसके है, सी के। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल सी है ना, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो हमारा जो ये है, ये क्या है, तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या है, इसी पे तो ये पूरी चीज़ खड़ी है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइड एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, यानी इसके यानी पास है, यानी किसके पास है, एंगल सी से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है ना, एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब ये जो सबसे लंबी भुजा, इसको तो आप जानते हो हाइपोटेनियस कहते हैं, है ना। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको अगर हिंदी में बात करें तो लंब, ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया आधार, है ना, और बेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेस, और ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, इतनी चीज़ आपको जाननी है। जो जिससे मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ उसके जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा क्या, साइड अपोजिट टू एंगल सी। यहाँ पे मान लो मैं ए रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABC रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ देखो साइड अपोजिट टू एंगल ए नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ये हमारा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता इफ़, लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है, छत पे हूँ, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वही मैंने बताया था, नदी के इस पार बगीचा है, बगीचे में मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, है ना, फूल को देख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, है ना, एंगल सी से भी देख रहा हूँ, तो क्या तभी भी ये साइड अपोजिट टू एंगल यही रहेगा, नहीं, तभी ये परपेंडिकुलर यही रहेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी बताया मैंने कि एंगल चेंज होगा, है ना, क्या होगा, एंगल चेंज होगा। यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ये चीज़ नामकरण भी मैंने बताया था कि ये 90 है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, है ना। 90 जब ये कोण हमारा हो गया तो ये दोनों बना के कितने हो गए, हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा जब ये 90 है तो ये कितना हो गया, तो ये दोनों हमारा, जब इसको मैंने थीटा मान लिया तो 90 में से थीटा, यानी मान लो ये 50 है तो इसको घटा दूंगा तो 40 बचेगा, जो सी का ही तो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इसकी बात बता रहा था कि एंगल अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी जो खड़ी साइड होती है बिल्कुल, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, छत पे पहुँच गया हूँ, अगर यहाँ से मैं इस चीज़ को, अब देखो यहाँ से आप यहाँ से अगर यहाँ से देख रहे हो तो इसका अपोजिट साइड ये है, यहाँ से देखोगे तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तब ये साइड कौन सी कहलाएगी, ये साइड हमारी कहलाएगी साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, यानी ये सी जो है
इसके जस्ट अपोजिट साइड है, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, पी दे दो इसका नाम, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा क्या होगा, एंगल चेंज होगा तो हमारे साइड्स भी चेंज हो जाएंगे, है ना। एंगल अगर चेंज हो रहे हैं तो हमारे साइड्स के नेम भी चेंज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल चेंज किया, एंगल यहाँ था तो साइड हमारा परपेंडिकुलर, जस्ट इसके अपोजिट साइड को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। हमारा एंगल अगर सी पे बन रहा है तो हमारा जो अपोजिट साइड है वो क्या, कौन सा बन रहा है, ये ए बी भुजा बन रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में इतना चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने जाना, अब इसके बिना हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, है ना। इसी पे, इसके रिलेशन पे ही हम सारे फॉर्मूलों को क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताया कि इसी फॉर्मूला को बनाने के लिए, इसी चीज़ को हमने रेशियो में डिटरमाइन करने के लिए, यहाँ पे देखो रेशियो क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने इसका एच नाम रख दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये एच हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया बी। कब, जब एंगल ए रहे, है ना। तो यहाँ पे जब थीटा रहे, है ना, तो यहाँ पे देखो समझो इस चीज़ को, साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या हुआ, तो हमने बताया कि यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे जो एंगल हमारा जो बन रहा है वो क्या क्या बनेगा, आप अपने मन से कोई रेशियो में डिटरमाइन करो। मैं 6 रेशियो आपको बता देता हूँ, आप पॉज करना, इसके बाद बताना कि उसके बाद भी कोई और रेशियो इसमें आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के हमको बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ P/H, ठीक है। इसी तरीके से लिख देता हूँ B/H, सबके बारे में बता रहा हूँ, है ना। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, P/H लिख दिया, इसका अपोजिट कर देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ H/P, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे B/H, क्या लिख दिया, B/H, ठीक है। तो H/B लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से लिख दिया P/B, है ना, इसी तरीके से B/P लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको कुछ, यहाँ पे देखो, अब इसी रेशियो को मैंने यूनिक नेम देने के लिए किस चीज़ का यूज करा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, इस चीज़ का यूज करा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सबसे पहले है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, P, सबसे पहले याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे जो साधारणतः हम याद करते हैं इसको कैसे करते हैं, तो P/H, B/H, यानी P/B/P और H/B ऐसे करके याद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो पंडित बद्री प्रसाद, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, पंडित बद्री प्रसाद जो आप जानते हो, हर बोले, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलग से ऐड कर देता हूँ सोना चांदी तौल, ठीक है, सोना चांदी तौल, ठीक है। ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया। फिर यहाँ पे जो साइन का वैल्यू होगा, ये मैंने इसका नाम रख दिया सोना चांदी तौल, मतलब क्या हो, साइन कॉस टेन, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ये जो हो गया पहला जो हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। हमारा जो दूसरा हुआ यहाँ पे, ये हमने बताया आपको किसका हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, और ये जो हमारा है किसका है, टेन थीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। साइन बराबर क्या हो गया, तो P/H हो गया, कॉस बराबर क्या हो गया, तो B/H हो गया, और टेन बराबर क्या हो गया, तो P/B हो गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हो P/B/P, है ना, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोल। इधर अगर मैं इसको एक को अलग कर देता हूँ, एक को अलग कर देता हूँ, एक को अलग कर देता हूँ, तो साइन कॉस टेन का वैल्यू ये निकल गया। ये पहला वाला हो गया साइन का वैल्यू, ये दूसरा वाला हो गया कॉट का वैल्यू, और तीसरा वाला हो गया टेन का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, तो इसके नाम रखने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, क्या हो गया, कॉसेक। इसका उल्टा जस्ट क्या होगा, तो P/H, यानी क्या है, लंब बट्टा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा सेक थीटा हो जाएंगे, है ना। तो B/H है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, H/B हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेन का क्या है, तो P/B है, यहाँ पे क्या है, P/B है, तो ये क्या हो जाएंगे, B/P। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएंगे, कॉट थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम सबसे, बिना इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूला को याद किए आप ट्रिग्नोमेट्री में किसी चीज़ को आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये समझ लो कि ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है, इसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। जैसे भी करो आप इसको याद करना ही करना है, ठीक है। अब मैंने बता दिया यहाँ पे कि अगर एंगल ये है
तो हमारा क्या है, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये है, यानी यहाँ पे क्या हो गया P अपॉन एच, इसी तरीके से B अपॉन एच हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, ये B अपॉन एच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखो। इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने ये दोबारा फिगर बना दिया है। ये देखो, जब एंगल हमारा थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया। इसी तरीके से हमारा जब ये क्या हो गया तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी हो गया, है ना, यानी बी हो गया है ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो गया, यानी इससे जुड़ी हुई लगी हुई है ना, अप्रोक्सीमेटिव बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या बनेगा, फिर इसके जस्ट अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर, यानी खड़ी साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। इफ लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, छत पे खड़ा हूँ, और अगर इससे देख रहा हूँ तो हमारा जो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, तो ये वाला लाइन होगा, है ना, ये वाला साइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये साइड अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे देखो, एंगल अगर ये है तो लंब ये बन रहा है, एंगल अगर ये है तो लंब ये बन रहा है। ठीक है, एंगल अगर ये है तो आधार ये बन रहा है, एंगल अगर ये है तो आधार जस्ट इसके यानी एडजेसेंट कौन है, इसके मतलब लगी हुई जुड़ी हुई कौन सी है, तो ये है। ठीक है, इस तरीके से। और कर्ण जो है हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस, ये कभी भी हमारा चेंज नहीं होता, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने बताया कि P बाई एच, इस तरीके से P बाई एच कौन सी भुजा है, तो P बाई एच यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, BC भुजा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BC, और यहाँ पे क्या है, H क्या है, तो AC भुजा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो लंब बट्टा कर्ण, है ना, या BC बाई AC लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको अगर उल्टा कर दूंगा तो AC बाई BC हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से अगर B बाई एच है, यानी क्या है, आधार बट्टा कर्ण है, तो आधार बट्टा कर्ण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आधार बट्टा कर्ण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आधार बट्टा कर्ण को, आधार बट्टा कर्ण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आधार देखो यहाँ पे क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, इसी को मैं क्या कर देता हूँ, AC बाई AB कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो ये क्या है, लंब बट्टा आधार है, तो लंब क्या है हमारा, लंब देखो यहाँ पे क्या है, BC है ना, और आधार क्या है, तो AB है। ठीक है, इसी को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो AB बट्टा BC हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो भुजा हो गए, ये इस तरीके से हो गए। अब देखो, मैंने बताया था कि ये 6 रेशियो में मैंने बताया। ठीक है, इसके यूनिक नेम देने के लिए मैंने साइन कॉस टेन का वैल्यू करा था। इसमें मैंने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल, है ना, समझ में आया, यानी सोना चांदी तौल में तो क्या हुआ, साइन कॉस टेन हो गया, यानी साइन कॉस टेन का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत यूनिक फॉर्मूला है, इसको इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी मतलब ये समझो कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है, इसके बिना आप कोई भी फॉर्मूला नहीं आगे बना सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते हो। अब चलो हम टेबल की ओर चलते हैं। मैंने बताया था आपको, अच्छा एक चीज़ इसमें, और इसमें आपको मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो मैंने आपके पिछले वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा, कर्ण जो होता है ये सबसे लंबी भुजा होती है, यहाँ से देख रहे हो आप, सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। तो ये जो इसका जो स्क्वायर होगा, ये इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये मान लो 5 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं है, इस तरीके से आपको दिए रहते हैं, है ना, कि बताइए है या नहीं है। तो आप देख रहे हो कि एक एंगल जो है 25 आ रहा है, इसका अगर स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दूँ, यानी दो भुजा को अलग से स्क्वायर करो, है ना, एक भुजा को अकेले रहने दो, तो 5 25 हो गया। ये कितने हो जाएंगे, 4 चौका 16, 3 3 9, ये भी हो जाएंगे 25। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भुजा मिलके ये अकेले ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होंगे, ये इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होंगे, इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इसी को अगर h हम ऐसे रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम रूट में लिख देंगे। ठीक है, p स्क्वायर और b स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे p लाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो p का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी में से ये छोटी वाली को घटा देंगे, यानी h स्क्वायर में से क्या करेंगे, b स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आधार लाना रहेगा तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर दिया तो यहाँ पे रूट नहीं रह सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब इसको हम रूट में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम b का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएंगे, यानी बड़ी भुजा में से फिर छोटी भुजा को घटा देना है, तो जो बचेगा मतलब जो आएगा वो
आधार कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसे अगर b लिखते हैं तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस, ठीक है। इसका भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जानकारी आपको, ये इसकी भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टेबल की ओर। टेबल मैंने बताया था आपको कि बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल की ओर चलते हैं। देखिए आगे हम टेबल की ओर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, टेन, ये सारे के वैल्यू हमको पता करने हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एक से दो ट्रिक में आपको सारे के सारे फॉर्मूला यू याद हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है, 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना चीज़ ध्यान देना है। मैं ट्रिक की बात बता रहा हूँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ क्या है, 1 है, 0 1 2 3 4 है ना, 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4, यानी टोटल संख्या कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 से काउंट कर रहा हूँ तो 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे कितने हैं, जितने भी है सबके नीचे क्या करना है, 4 दे देना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करो, 1 लिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 0 लिखा आपने और बाई 4 कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे 1 बट्टा में फिर क्या करोगे, यहाँ पे 4 दे दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, फिर 2 बट्टा में 4 दे दो। फिर इसी तरीके से क्या करोगे, आप देखते जाओ ध्यान से, 3 बट्टा में 4 दे दो। फिर क्या बचा, 4 बट्टा में 4 कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करा, फिर से सुनो आप, हमने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 इतना लिखा, 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे स्टार्ट है 0 से तो 0/4 कर दिया, टोटल यहाँ पे 4 है तो 0/4 कर दिया, सब में 4 से भाग दे दिया, है ना, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको सारे को रूट में कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे सारे को रूट में कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका मान निकल के आ गया, यहाँ पे 0/4 रूट में रहेगा तो कितना मान निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/4 = 0 निकल के आएगा। कैसे 0 निकल के आएगा, यहाँ पे 0 का रूट करेंगे 0 ही आएगा। ये कितना आएगा, 2 आएगा इसका, अगर नीचे वाले का बात करें तो अगर 2 में 0 से भाग दे रहे हैं, है ना, यहाँ में यानी 0 में 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर 1/4 है, ठीक है, अगर रूट में है तो यहाँ पे 1 का अगर रूट करेंगे, 1 का अगर स्क्वायर भी करते हैं तो 1 ही आता है। तो इस तरीके से रूट में भी रहेगा तो 1 ही आएगा, तो रूट से निकल गया ये। अगर 4 की बात करें तो 4 का अगर रूट हम करते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 होता है ना, इस तरीके से 2 निकल के आते हैं तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे देखो 0 का वैल्यू होगा 0, हमारा निकल के क्या क्या आ रहा है, 0 और 1/2, ठीक है। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या है हमारा, 2/√4 है ना, इस तरीके से, यानी 2/4 पूरे का रूट है ना। तो यहाँ पे देखो ये कैसे निकालेंगे हम, तो ये देखो हम इसको नीचे वाले का तो रूट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा √2/2। ये तो गलत हो जाएगा, फिर ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो √2 है और इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। सब कुछ मैथ्स में लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो समझो इस चीज़ को, कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 और √2 क्या हो जाएंगे, √2 का स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 का 2 ही बचा कि नहीं बचा, तो ये जैसा था वैसा ही बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखो रूट से रूट कैंसिल हो गया, है ना, √2 कैंसिल हो गया तो 1/√2 बच गया। तो हमारा 45 का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमारा क्या होगा, 60 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 60 का देखो 1 2 3, यानी यहाँ पे 1 2 3 का हमने निकाल लिया, चौथा क्या है 3/4 है। तो यहाँ पे देखो 3 का तो हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते, तो √3 में ही रह जाएगा। इसका तो निकाल सकते तो 2 हो जाएगा, तो √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से हम 90 का भी निकाल सकते हैं। 90 का देखो यहाँ पे क्या है, √4/4 है, यानी 4/4 टोटल रूट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 2/2 हो जाएंगे, कट जाएगा तो 1 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसका वैल्यू निकाला, जस्ट इसका हम क्या करें, रिवर्स कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे, जो यहाँ पे 90 है इसको शुरू में ले आओ तो 1 ले आओ, इसी तरीके से √3/2 ले आओ, इस तरीके से ये 1/√2 यहीं रह जाएगा, फिर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, जो सबसे शुरू में है वो कॉस के सबसे लास्ट में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा साइन कॉस दोनों का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, तो
टेन की बात करूँ तो आप टेन जानते हो कि टेन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। हाँ, ये कैसे होगा, तो मैंने बताया था मैथ्स में सारी चीज़ लॉजिक होते हैं, है ना। यहाँ पे देखो टेन को अगर प्रूफ करता हूँ मैं तो क्या होता है, साइन का मैंने बताया तो आपको p बाई एच होता है और कॉस का क्या होता है, b बाई एच होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं ना। अगर मैं इसको अगर प्रूफ करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, p बाई एच, और इसका अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बाई एच और b बाई एच हो जाएगा। अगर मैं इसमें अगर गुना का चेन देता हूँ, अब पता है तो h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा, s कैंसिल होगा, p बाई b बचेगा, है ना। और p बाई b होता है किसका है, तो टेन का होता है। ठीक है, तो साइन बराबर हमारा जो टेन बराबर हो क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन जैसा है वैसा लिखो और कॉस लिख दो बट्टा में, है ना। साइन का वैल्यू बट्टा में कॉस का वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टेन का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 0 बट्टा में क्या है, 1 है। क्या है, 0 बट्टा में 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 0 बट्टा में 1 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो 1 बट्टा 2 है और यहाँ पे क्या है, √3 बट्टा 2 है। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, 1 बट्टा 2 भागा कर दिया, यहाँ पे √3 बट्टा 2 हो गया है। यानी कहेंगे मतलब 1 बट्टा 2 गुने करेंगे तो 2 बट्टा √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बट्टा √3 बचा। तो कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ तो हमारा कितना आया था, एक इसका 0 आया था, इसका आया था 1/√3। देखो सिंपल, कितना आसान तरीके से निकल रहा है सारा का सारा आंसर, है ना। इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस पर अगर बट्टा दे देता हूँ, यहीं पर आप निकाल सकते हो, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, इसका 1 आ गया, है ना। इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 में अगर 0 से भाग दे रहे 1 में, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट आ गया। अब यहाँ पे कॉसेक सेक और टेन का सॉरी यहाँ पे कॉट है। ठीक है, तो कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमको पता है साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी है इसके सिर्फ उल्टा कर देना है आपको, तो क्या आ जाएगा, हमारा जो कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये अनुपातों को निकालते हैं। चलिए मैं इसका भी मान आपको निकाल के दिखाई देता हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड ट्रिक हमने बताया था आपको, सेकंड ट्रिक का नाम है पाम ट्रिक, है ना। यानी ये उंगलियों के सहारे हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे या तो आप ऐसे रखो उंगली को या ऐसे रखो उंगली को, किसी भी तरीके से रखो, आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मैं चलो उंगली का इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमने उंगली का क्या किया, इस तरीके से बना दिया। ये आप जानते हो ये थंब होता है, क्या होता है, थंब होता है ना। इंडिकेट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर बेबी फिंगर हो गए, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन का अगर हमको वैल्यू निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होता है, साइन का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चल के जाएंगे। अब देख लो घड़ी की सुई इस तरीके से क्लॉकवाइज चल के घूम के जाती है ना, तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे। अगर हमें कॉस का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जो साइन कॉस का वैल्यू है वो इजिली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, है ना। ये हो गया आपका मिडिल फिंगर, है ना, ये हो गया आपका रिंग फिंगर, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, लिटिल फिंगर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा लिटिल फिंगर हो गया। ठीक है, इस तरीके से थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा फिर से बता रहा हूँ मैं, तो कि साइन के लिए ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जाना है और कॉस के लिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाना है। देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन अगर 0 की बात करें तो यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 0 हो गया, ये अगर 45 हो गया, सॉरी ये 30 हो गया, क्योंकि 0 के बाद 30 आ जाता है, ये 45 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, ये 90 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 के नीचे आपको क्लॉकवाइज में अगर घूमोगे तो इसके नीचे कोई उंगली दिखाई दे रहा है क्या, इसके नीचे कोई फिंगर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 0 रख दिया और सबके नीचे 2 रखना है। ठीक है, और इसको रूट में कर दें तो रूट 0/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हम cos 0 का भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो cos 0 के लिए कितना फिंगर आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे एक थंब को छोड़ दे तो 1 2 3 4 आपको नज़र आ रहा है फिंगर, है ना। तो रूट में जितने भी आपको नज़र आएंगे फिंगर उसको रूट में कर देना, बट्टा में 2 दे देना है। ठीक है, सभी के बच्चे में क्या करना है, 2 दे देना है। और पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि सभी के नीचे में क्या करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना है और सभी के नीचे में आपको 4 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। ठीक है, और सभी के ऊपर में रूट रखना है,
उसमें हमने टोटल रूट रखा था, इसमें हमको सिर्फ ऊपर वाले में रूट रखना है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से रूट 4 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका निकालूँ तो 2 रूट 4 का निकालूंगा तो 2 और ये भी 2 हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं अगर साइन देख रहा हूँ 0 का वैल्यू होगा, साइन 0 का वैल्यू होगा 0 और कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर साइन किसका वैल्यू निकालते हैं 30 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं 30 का, तो कॉस 30 का भी निकालेंगे, ठीक है। साइन 30 के लिए सबसे पहले देखो इसके नीचे आपको कितने फिंगर नजर आ रहे हैं, क्लॉक वाइज में देखो यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 1 नजर आ रहा है, तो रूट में हम कर देंगे 1 और बट्टा में तो 2 देना ही है, ठीक है। तो रूट में अगर 1 है तो इसका अगर रूट हटाते भी हैं तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, तो 1 बट्टा 2 हो गए, है ना। इस तरीके से हम अगर कॉस की बात करें, और कॉस की अगर बात करते हैं हम, तो कॉस में देखो इसके बाद आप देखो कितने फिंगर नजर आ रहे थे, 1 2 3, है ना। यहाँ पे हम है तो 1 2 3, तो 3 को क्या करो रूट में कर दो, बट्टा में 2, ये आ गया आपके कॉस की वैल्यू, ये आ गया आपके साइन की वैल्यू। साइन का वैल्यू आप जानते हो साइन 30 का 1/2 होता है और कॉस 30 का √3/2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 का निकालेंगे और कॉस भी 45 का वैल्यू इजी फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मिडिल में है, यहाँ पे क्या है ये मिडिल में, मिडिल देखो 2 इधर है 2 इधर भी है, यानी दोनों के लिए सेम ही है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों भी सेम ही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएंगे। मैंने बताया था इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √2 और ये √2 गुने √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, √2 क्या हो जाएगा 2 ही तो रह जाएगा, है ना। इस तरीके से √2 कैंसिल होगा तो 1/√2 हो गया, ठीक है। तो इसको इसका भी क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 45 का वैल्यू सेम ही रहेगा, 1/√2 1/√2, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, तो साइन 60 डिग्री की बात करूं, है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मैं कैसे इजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे साइन के लिए मैंने बताया था ऐसे घूम के जाना था, एक साइन के लिए देखो क्लॉकवाइज में 1 2 3 फिंगर है, ठीक है। तो √3 में इसको रख दो, बट्टा में 2 रख दो, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कॉस के लिए, तो कॉस में आप तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ 1 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √1 बट्टा में 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो रूट से नहीं हटेगा, ये तो हट सकता है, तो 1/2 आ गया इसका आंसर, ये होगा साइन 60 के √3/2, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करना है, यहाँ पे हमको लास्ट निकालना किसका है, तो साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे साइन 90 डिग्री के लिए क्लॉकवाइज घूम के जाओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फिंगर है ना। तो 4 को रूट में रख दो, बट्टा में 2 कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/2, है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया, साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। कॉस 90 का वैल्यू कैसे लाएंगे, तो कॉस 90 के लिए देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाते हैं, इसके आगे आप कोई फिंगर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0 रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे रूट में रख देंगे इसको 2, तो √0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इस तरीके से साइन 90 का और कॉस 90 का हम पाम ट्रिक द्वारा साइन और कॉस का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।